हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज की इस क्लास में एमटीएस का एक हल्का पूरा पेपर को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एमटीएस हवलदार के पेपर में टोटल 90 प्रश्न पूछे जाएंगे और इस 90 प्रश्न में से लगभग आप सभी को 25 से 30 सवाल बिल्कुल आसान सवाल मिलेंगे। क्यों ना साथी, हम इस 90 क्वेश्चन में से जो हमें 25 से 30 क्वेश्चन आसान मिलते हैं पेपर से लगभग एक महीने पहले ही उसे तैयार कर लें। तो आज का ये सेशन बिल्कुल वही प्रश्न होंगे जो आपको साथ ही ये 90 क्वेश्चन में से 25 से 30 क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल मिलेंगे। मान लीजिए साथी, आपको चारों विषय के सवाल बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा। तो आने वाले दिनों में क्यों ना साथी हम केवल 60 क्वेश्चन के लिए अपनी तैयारी करें, तो जो आपके थोड़े से मीडियम और हाई लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। तो साथ ही आज का सेशन बहुत ही आसान सवाल होंगे। तो देखिएगा आप सभी से क्या आसान प्रश्न में से 25 क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं, यानी इस 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं या नहीं, जो आपको पूरे नंबर दिला सकते हैं। यानी 25 से मान लीजिए 30 क्वेश्चन आसान मिलते हैं तो 90 नंबर तो यही आप सभी का क्लियर हो जाएगा। तो हर शिफ्ट में एक लगभग साथी 25 क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही आसान मिलेंगे। तो उसी प्रश्नों को आज की इस क्लास में हम लोग तैयारी करने वाले हैं। ओके दोस्त, आपको जीके का क्वेश्चन मिलेगा, इंग्लिश का क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग, यानी चारों विषय के आप सभी को सवाल मिलेंगे आज के इस हल्के पेपर में। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो साथ ही डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर में 12:30 पे और एक शाम में 6:30 पे, ये डेली क्लास की टाइमिंग है। ओके, और साथ ही लास्ट में ईमानदारी के साथ बताएंगे कि आप सभी का आज के इस हल्के पेपर यानी 30 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। ओके, पहला प्रश्न देखेंगे, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत है? बताइए, त्र्यंबकेश्वर किस नदी का स्रोत है? तो सर जी गोदावरी नदी का। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 2 को। असम का अंबुबाची उत्सव साल के किस महीने में मनाया जाता है? तो साथी, जो अंबुबाची उत्सव है ये तो असम राज्य में मनाया जाता है, लेकिन साथी साल के किस महीने मनाया जाता है? तो साथी याद रखिएगा, जून के महीने मनाया जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 3 को। भामा कलापम शास्त्रीय नृत्य नाटक है जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस रूप से जुड़ा है? बताइए साथी, भामा कलापम शास्त्रीय नृत्य नाटक है जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस रूप से जुड़ा है? तो साथी याद रखिए, कुचिपुड़ी नृत्य से। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से बिलोंग करता है? तो साथी याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है कुचिपुड़ी। तो इस सवाल का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1974 किसने प्राप्त किया? बताइए साथी, केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1974 किसने प्राप्त किया? तो भाई याद रखिएगा, कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा ने प्राप्त किया था। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 5 को। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सर जी ये तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 6 को। अचलगढ़ किस राज्य की तीसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है? बताइए साथी, अचलगढ़ किस राज्य की तीसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, राजस्थान की अचलगढ़ तीसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7 को। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात अधिक से दूसरे स्थान पर है? बताइए साथी, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात अधिक से दूसरे स्थान पर है? तो भाई देखिए, तो आपका केंद्र शासित प्रदेश होगा जो कि पुदुचेरी है, जो कि साथी लिंगानुपात अधिक से दूसरे स्थान पर है जनगणना 2011 के अनुसार। ओके दोस्त, तो यहाँ से बी ऑप्शन पुदुचेरी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? बताइए साथी, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो सर जी 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
तो साथ ही पांचवी पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ था? जैसे चौथा आपका पंचवर्षीय योजना 1969 में स्टार्ट हुआ था, 74 में समाप्त हो गया था। फिर साथ ही 1974 से लेकर 1978 तक ये आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना चला था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो जस्ट पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू कर दिया गया था। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? बताइए साथी, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो साथी याद रखिएगा 1 दिसंबर को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए लघु संविधान शब्द का प्रयोग किया जाता है? बताइए साथी, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए लघु संविधान शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो सर जी 42वें संविधान संशोधन के लिए। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। सांची का महान स्तूप किस राजा के शासनकाल में बनवाया गया था? बताइए, सांची का महान स्तूप किस राजा के शासनकाल में बनवाया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा अशोक के समय। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। अब देखिए साथी, जितने भी इंग्लिश के हम क्वेश्चन करा देंगे आप इसे जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे भाई। ओके, जैसे देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक शिफ्ट में मान के चलिए 2 से 3 का रेशियो रहता है, यानी 2 से 3 सवाल आपके शिफ्ट में पूछे जाएंगे एंटोनिम का। हलो का एंटोनिम बताइए। मतलब विलोम शब्द है। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो मतलब जैसे कि आप मैथ में सॉल्व करते हैं, हेलो मतलब साथी खोखला, निरर्थक। क्या हेलो मतलब क्या होता है साथी? खोखला, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, जिसे हम साथी निरर्थक बोलते हैं। तो उसका क्या जस्ट अपोजिट होगा? क्राफ्टी होगा। क्राफ्टी मतलब क्या होता है? चालाक होता है। चालाक मतलब आपका क्राफ्टी। स्पूरियस का मतलब क्या होता है साथी? नकली। जिसलिए कोई हमें नकली सवाल देता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्पूरियस बोलते हैं। वर्थवाइल का मतलब होता है साथी आपका महत्वपूर्ण होता है, सार्थक होता है, योग्य होता है। तो यही वर्थवाइल तो हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। जैसे हेलो मतलब खोखला होता है, तो उसी प्रकार साथी वर्थवाइल मतलब क्या का हो जाएगा? महत्वपूर्ण हो जाएगा, महत्वपूर्ण होगा, और साथ ही सार्थक होगा, और आपका एबल हो जाएगा यानी योग्य होगा। आर्केड का मतलब क्या होता है? धनुपकार होता है। क्या मेरे दोस्त? धनुपकार होता है। तो इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 13 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो साथी बताइए इनमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड वाला ऑप्शन कौन सा है? जैसे अपेरेंटली का स्पेलिंग देखिए APPARENTLY, बिल्कुल ठीक है। अपेरेंटली का मतलब क्या होता है साथी? जाहिर तौर पर होता है। क्या साथी? जाहिर तौर पर होता है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद साथी कमेटी, जैसे कोई कमेटी बैठता है यानी समिति कोई होता है ना, COMMITTEE, ये भी आपका राइट स्पेलिंग है। कमेटी मतलब होता है साथी समिति, ये तो सभी को मालूम है। फॉरेन मतलब विदेशी, फॉरेनर विदेशी। इस टाइम हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ गए हैं? सभी अलग अलग देश के PM से मिल रहे हैं, प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं साथी, तो अपने देश का जो आर्थिक वो स्थिति मजबूत होगा और अपना देश मजबूत होगा। इंटरप्ट, लेकिन साथी जो इंटरप्ट होता है यानी व्यवधान, इंटरप्ट का मतलब होता है साथी व्यवधान होता है, लेकिन इसका जो राइट स्पेलिंग होता है ना वो साथी आपका INTERR होता है साथी, डबल R होता है, UPT होता है। हमने आपसे पहले ही क्लास में बता दिया था कि केवल सिंगल वर्ड से आप सभी को गुमराह करेगा पेपर। जैसे देखिए INTR दिया था, लेकिन यहीं पे डबल R रहता तो ठीक होता है, इसमें देखिए एक R को छोड़ दिया था। तो आपको मालूम हो चुका है कि एक सिंगल वर्ड केवल नहीं दे रखा था, तो यही आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक बार फिर से बताइए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? पैरेलल मतलब समानांतर, बिल्कुल ठीक है। मेडिटेरेनियन मतलब साथी भूमध्य सागरीय, जिसे आप क्या बोलते हैं? भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय होता है, ये बात याद रखिएगा। मिसलिनियस का मतलब क्या होता है? विविध, विविध होता है। जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं
लास्ट में मिसलेनियस के सवाल होते हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन यदि पूरे चैप्टर को मिलाकर एक जगह मिसलेनियस देता है, विविध जिसे बोलते हैं। पेक्युलर, पेक्युलर का राइट स्पेलिंग आप ध्यान से देख लीजिए, PECULIAR होता है, केवल सिंपल सा। अनोखा या अजीबो गरीब, जिसे पेक्युलर मतलब क्या होता है, अनोखा, या आप बोल सकते हैं अजीबो गरीब भी बोल सकते हैं। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। चलिए साथियों, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स आप सभी करना है। पर्सनली रमेश वाज टू हिज विलेजर्स देन हिज एल्डर ब्रदर। तो यहाँ पे तो साथी सवाल में आपको यहाँ पे तुलने की बात की जा रही है, एक दूसरे की तुलना की जा रही है। पर्सनली रमेश वाज मतलब साथी व्यक्तिगत रूप से रमेश अपने गांव वालों के लिए अपने बड़े भाई से भी अधिक क्या है, मोस्ट हेल्पफुल है कि मोर हेल्पफुल है, या हेल्पड होगा या हेल्पफुलर होगा। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को तो काट दीजिए क्योंकि ग्रामेटिकली मिस्टेक है इसमें, या तो मोस्ट हेल्पफुल होगा या तो साथी मोर हेल्पफुल होगा। जैसे सवाल बोला है ना कि व्यक्तिगत रूप से यानी पर्सनली रमेश जो है टू हिज विलेजर देन हिज एल्डर ब्रदर, यानी अपने गांव वालों के लिए अपने बड़े भाई से भी अधिक क्या है भाई, मोर हेल्पफुल है। क्यों साथी, मोर हेल्पफुल है यानी अधिक मददगार है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। मोस्ट हेल्पफुल कब हो जाएगा, यदि साथी हम आपसे पूछ दे कि मोस्ट हेल्पफुल कब लगेगा, जब लगेगा साथी जब तुलना 3 या उससे अधिक वस्तुओं के बीच में होता है। जब साथी मोस्ट हेल्पफुल जब लगता है जब 3 या उससे अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का तुलना की जाती है, तब उस टाइम साथी मोस्ट हेल्पफुल का प्रयोग होता है। यहाँ पर तो केवल 2 व्यक्तियों का तुलना की जा रही, तो यहाँ पर मोर हेल्पफुल का प्रयोग होगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है। जैसे ये सवाल हल करिए, पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव बीन गिवन एज अ ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। यानी साथी देखिए यहाँ पे सेंटेंस दिया, इसमें कुछ ना कुछ एरर है, उसी को हमें हल करना है। जैसे देखिए, माई सन हु इज अ क्रिकेटर टू इज अ MA फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। यदि साथी आपका इंग्लिश बेसिक भी क्लियर होगा ना तो इस सवाल का राइट आंसर दे सकते हैं। यदि आप ध्यान से सेंटेंस को भी पढ़ रहे होंगे ना तो भी इस सवाल का राइट आंसर दे सकते हैं। बताइए साथी, तो आप जानते हैं साथी कि MA क्या है, एक प्रकार का MA क्या है। जैसे कोई स्टूडेंट MA करते हैं, आप भी MA किए हैं, इसका मतलब MA हमारे लिए क्या है, एक डिग्री होता है साथी, एक एजुकेशन होता है जो कि डिग्री होता है। क्यों साथी, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम इज ए का प्रयोग नहीं करते भाई। इसके लिए मेरे दोस्त हमेशा याद रखिए हैज़ एन का प्रयोग होता है। क्या साथी, हैज़ एन का प्रयोग होता है। या तो साथी होल्ड्स ऑन का प्रयोग कर सकते हैं आप लोग, होल्ड्स ऑन या एन का प्रयोग कर सकते, कभी भी साथी डिग्री के लिए इज ए का प्रयोग नहीं होता है। ओके मेरे दोस्त याद रखिएगा। तो इसलिए इज MA गलत है क्योंकि भाई MA एक डिग्री होता है, इसके लिए हैज एन का प्रयोग होगा या तो होल्ड्स एन का प्रयोग होगा। ओके याद रखिएगा साथी। जैसे यदि हम सेंटेंस बनाते हैं तो जैसे पहला आपका सेंटेंस क्या दिया है, माई सन हु इज अ क्रिकेटर टू इज अ MA फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। मतलब साथी यहाँ पे क्या है, मेरा बेटा जो ना मेरा बेटा जो स्वयं से भी एक क्रिकेटर है, दिल्ली विश्वविद्यालय से MA है। मतलब इसका क्या सेंटेंस कुछ बन रहा है, हमें कोई अर्थ निकल के मिल रहा है, इससे नहीं मिल रहा है। जैसे कि मेरा बेटा जो स्वयं में भी एक क्रिकेटर है, दिल्ली विश्वविद्यालय से MA है, ये आपका इसका अर्थ है। लेकिन साथी यहीं पर इज ए को हटाकर आप हैज एन का प्रयोग कर देंगे ना तो पूरा अर्थ भी बदल जाएगा। जैसे कि मेरा बेटा जो क्रिकेटर है उसने दिल्ली विश्वविद्यालय से MA किया है, ऐसे आपका ठीक होगा ना। मेरा बेटा जो क्रिकेटर है उसने दिल्ली विश्वविद्यालय से MA किया है। ओके मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा। तो इसमें कौन सा एरर हमें दिखाई दे रहा है बताइए भाई, इज ए की जगह क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे एरर हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इज ए MA एरर है, यहाँ पे राइट क्या होना चाहिए, हैज़ एन होना चाहिए। ओके साथी, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ये बात याद रखिएगा आप लोग। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड।
पर्यायवाची बताइए भाई, यानी पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द। इनएनिमेट का मतलब क्या होता है साथी, जिसे आप बेजिंदा कहते हैं। क्या साथी, बेजिंदा यानी निर्जीव भाई, यानी नॉन लिविंग थिंग, बेजिंदा। या तो साथी आप बोल सकते हैं निर्जीव भी बोल सकते हैं भाई, जिसमें जान नहीं होता है, निर्जीव उसे बोलते हैं। कार्टून मतलब क्या होता है साथी, भाई कार्टून तो होगा नहीं, इसका समानार्थी शब्द लाइफलेस। लाइफलेस हो सकता है भाई, क्यों साथी, लाइफलेस हो सकता है ना साथी। तो इस साल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी इनएनिमेट का सिनोनिम्स क्या होगा, लाइफलेस होगा, जो कि बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड। एक शब्दों में बताइए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, यानी एक व्यक्ति जो अधिक खाने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, भाग्यवादी। क्या साथी, भाग्यवादी बोलते हैं साथी उसे, ठीक है। और साइकोफैंट का मतलब क्या होता है भाई, साइकोफैंट मतलब जो चापलूस होता है, जो चापलूसी करता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइकोफैंट बोलते हैं, ठीक है। और मिसोगैमिनिस्ट का मतलब क्या होता है साथी, मिसोगैमिस्ट का मतलब होता है विवाह से नफरत करने वाला है, जो साथी शादी विवाह से नफरत करता है। क्या आप भी शादी विवाह से नफरत करते हैं, तो आपको जानते क्या बोला जाएगा, मिसोगैमिस्ट बोला जाएगा। क्या साथी, मिसोगैमिस्ट, यदि आप भी विवाह से नफरत करते हैं तो साथी जो अधिक व्यक्ति खाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूटन बोलते हैं। क्या साथी, ग्लूटन बोलते हैं। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये बात याद रखिएगा आप लोग मेरे दोस्त, ओके। अ पर्सन हु इट्स टू मच यानी ग्लूटन, जो व्यक्ति विवाह से नफरत करता है उसे मिसोगैमिस्ट बोलते हैं। चापलूस साइकोफैंट यानी भाग्यवादी फैटलिस्ट। ओके दोस्त, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या रखें। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। एक्सक्लूजन का आपको बिल्कुल बेस्ट मीनिंग बताना है। क्या निकल के आएगा, एक्सक्लूजन ऑफ समवन फ्रॉम ए कॉमन ग्रुप हार्म द ह्यूमन सोसाइटी। मतलब साथी किसी व्यक्ति को सामान्य समूह से बाहर करने से मानव समाज को हानि होती है ना साथी। किसी व्यक्ति को सामान्य समूह से बाहर करने से मानव समाज को क्या होता है, कुछ लॉस होता है, कुछ हानि होता है। जैसे हमसे केवल एक्सक्लूजन का पूछा है मीनिंग। एक्सक्लूजन का मतलब होता है साथी बहिष्कार करना है, निषेध करना है। क्या साथी, एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, जिसे हम बहिष्कार कर देते हैं। क्या मेरे दोस्त, बहिष्कार करना। निषेध मतलब साथी निकाल देना, है ना साथी, ये बात याद रखिएगा। तो प्रोहिबिशन का भी मतलब आप जानते हैं साथी निषेध ही होता है, बहिष्कार करना होता है। तो यही आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे सबमिशन का मतलब क्या होता है भाई, प्रस्तुति होता है। सबमिशन आप कोई सबमिट करते हैं अपना फाइल वाइल, तो आप क्या करते हैं, अपना प्रस्तुति देते हैं भाई वहाँ पर, यानी आप सबमिशन कर रहे हैं। एडमिशन मतलब क्या होता है, प्रवेश होता है भाई। एडमिशन मतलब क्या होता है साथी, प्रवेश होता है। इनक्लाइनेशन का मतलब क्या होता है भाई, प्रवृत्ति होता है। क्या साथी, इनक्लाइनेशन का मतलब होता है भाई, याद रखिएगा, प्रवृत्ति होता है, ठीक है साथी। तो एक्सक्लूजन का मतलब बहिष्कार, निषेध। तो प्रोहिबिशन का भी मतलब होता है साथी निषेध, बहिष्कार। तो यही ऑप्शन है आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या याद रखें। वन वर्ड में बताना है, वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स। बताइए साथी, वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स क्या होगा साथी, जो साहसी जिम्नास्टिक करतब दिखाते हैं। उसके लिए एक शब्द हम क्या बोलेंगे भाई, देखते ना, जो जिम्नास्टिक जिम उम कर लेते हैं तो वो अपना करतब दिखाते हैं, मेडल वोडल जीतते हैं, वो इंडिया को भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना साथी, फिटनेस के मामले में। तो उसको क्या बोलेंगे, एडिक्ट का मतलब क्या होता है साथी, बिल्कुल एडिक्शन आपको लग जाता है, यानी बेवसंदी बोलते हैं साथी उसे। एक्रोबैट उसे क्या बोलते हैं साथी, एक्रोबेट बोलते हैं। जिम्नास्ट या करतब दिखाने वाला जो कलाकार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्रोबैट बोलते हैं। अदोनिस मतलब साथी एडोनिस होता है। एडवोकेट मतलब क्या होता है साथी, वकील होता है, आप जानते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। तो इस सवाल का मेरे दोस्त बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, ये बात याद रखिएगा। चलिए मेरे दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 क्या याद रखें। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। मुहावरा बताइए, द गिफ्ट ऑफ द गैब। मतलब साथी द गिफ्ट ऑफ द गैब, इसका मतलब मेरे दोस्त
स्वाभाविक रूप से अच्छी बातें करने की क्षमता। बताइए साथी, स्वाभाविक रूप से अच्छी बात करने की जो क्षमता होता है उसे हम क्या बोलते हैं? द गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी साथी द एबिलिटी टू स्पीक इजली एंड कॉन्फिडेंटली। मतलब आपके अंदर इतना योग्यता होना चाहिए कि आप बिल्कुल आसान तरीके से और पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बोल सके साथी। उसके लिए क्या बोलेंगे? द गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी स्वाभाविक रूप से अच्छी बातें करने की क्षमता। द एबिलिटी टू स्पीक इजली एंड कॉन्फिडेंटली। इस सवाल का डी ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है? 4 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। इनमें से 3 की आयु 7, 12 और 13 वर्ष है। चौथी लड़की की आयु ज्ञात करिए। तो साथ ही 4 लड़कियों को औसत आयु 12 वर्ष दे रखा है, यानी 4 लड़कियों की औसत आयु 48 के बराबर दे रखा है। और 3 लड़कियों का आयु भी दे रखा है साथी, एक का 7 दे रखा है, एक का 12 दे रखा है, एक का 13 दे रखा है। जब साथी 4 लड़कियों का औसत आयु 48 के बराबर है तो इन तीनों को हम जोड़कर इसमें से 48 में माइनस कर दें। 7, 12, 19, 19, 13, 32, यानी साथी टोटल जोड़ने में 32 आया। तो 48 में से जब 32 को घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, यानी साथी चौथी लड़की की आयु कितनी होगी? 16 वर्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल हुआ मेरे दोस्त हमारे लिए, तो है ना। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 23 को 3 वर्षों के लिए 7% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि ₹2500 पर साधारण ब्याज ज्ञात करिए। चलिए साथी, सिंपल इंटरेस्ट 2 सवाल आपके शिफ्ट में आएगा, ये बात याद रखिएगा। जैसे साथी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में 100 होता है। प्रिंसिपल सबसे अधिक नंबर में, जो कि साथी 2500 दे रखा है। रेट हमेशा प्रतिशत में 7%। टाइम साथी 3 वर्ष दे रखा है। यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन में बटे में आप 100 कर दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। 25 तिहाई 75, 75 सत्ते कितना हो जाएगा? देखिए 25 का मल्टीप्लाई हमने पहले 3 में किया, 75 आया, और यहाँ पे 7 अभी बचा है, तो 75 गुणे 7, 7 पच्चे 35 का 5 3, 7 7 49, 3 52, यानी साथी 525 हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी सवाल का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 24 को एक व्यक्ति ने एक वस्तु बेची और उसे 9% की हानि हुई, ठीक है। यदि वह इसे ₹51 अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। बताइए साथी, ये सवाल जो हल कर दिया भाई ना, उसे जान जाएंगे। उसका मैथ में जो 20 क्वेश्चन आएंगे 20 में का 20 सही होगा, यदि ये सवाल जो हल कर दिया तो। बताइए साथी मेरे दोस्त, जब कोई वस्तु को व्यक्ति 9% की हानि बेच रहा है ना साथी, फिर वही व्यक्ति ₹51 के अधिक पर 8% के लाभ पर प्राप्त करता है, तो हानि जो साथी 9% हुआ है और जो उसका लाभ 8% भी हुआ, तो उसका कुल अंतर कितना हो जाएगा? 9% प्लस 8% किसके बराबर हो जाएगा? 17% के बराबर हो जाएगा। और यही 17% कितने के बराबर दिया? 51 के बराबर दे रखा है, तो 1% कितने बराबर हो जाएगा? 51/17 हो जाएगा। तो साथी 17 था 51 होगा, 1% 3 के बराबर हो जाएगा। तो आप जानते साथी क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो इस 3 में 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन भी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए साथी, जब कोई व्यक्ति वस्तु के 9% की हानि बेचता है और फिर साथी उसे ₹51 के अधिक में बेचकर 8% का लाभ क्या करता है? वो अचीव करता है, यानी प्राप्त करता है। तो यहाँ पे ध्यान से आप सोचिए ना भाई, हानि जो प्रतिशत 9% हुआ है और लाभ जो प्रतिशत 8% हुआ है, इसका कुल अंतर आपका कितना हो जाएगा? 9% प्लस 8% के बराबर हो जाएगा, जो कि साथी 17% हो जाएगा। तो यही 17% का अंतर ही तो साथी 51 के बराबर है। 17% के बराबर ही तो 51 है, तो 1% कितने बराबर हो जाएगा? 51/17। तो 17 का भाग जब 51 देंगे 3 आएगा। तो आप जानते हैं हमेशा क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस 100 के रूप में निकलता है, तो 3 × 100 300 हो जाएगा। तो साथी क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 300 रुपया हो जाएगा, जो कि साथी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी, किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट कर में बताइए मेरे दोस्त। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 25 को एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 76% है। 5% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। चलिए साथी इस सवाल का हल करिए आप लोग। तो यानी अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस,
मार्केट प्राइस अंकित मूल्य का 76%। तो साथी यहाँ पे मान लीजिए कि अंकित मूल्य हम लोग 100 मान लेते हैं, है ना साथी। मान लीजिए हम लोग अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस 100 मान लेते हैं। तो मेरे दोस्त क्रय मूल्य कितना दिया है? 76 दिया, यानी सीपी आपका 76 दिया है। तो साथी यदि यहाँ से हम लोग मेरे दोस्त कास्ट प्राइस निकालेंगे 76% का, तो हमारा कितना निकल जाएगा? 100 का 76% कितना आ जाएगा? 76 रुपये आ जाएगा। 100 का 76% कितना आ जाएगा? 00 कैंसिल, यानी साथी कास्ट प्राइस यहाँ 76 हो जाएगा। तो उसके बाद साथी जब हमने मार्केट प्राइस 100 माना, तो कास्ट प्राइस जब 100 का 76% निकाला तो 76 रुपया हुआ। ध्यान से देखिएगा, कास्ट प्राइस 76 रुपये आ गया। फिर साथी जो यहाँ पे छूट हमें दे रहा है, छूट जो 5% का दे रहा है, तो छूट के यदि प्रतिशत निकालेंगे तो 100 का 5% कितना हो जाएगा? 100 का 5% 5 रुपया हो जाएगा, है ना साथी। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है? आप जानते हैं जो मार्केट प्राइस होता है इसमें से आप डिस्काउंट को घटा देते हैं, यानी छूट को घटा देते हैं। मार्केट प्राइस हमेशा 100 हमने माना है, छूट कितना साथी अभी हमें निकला है भाई? 5 निकला है। तो सेलिंग प्राइस किसके बराबर हो जाएगा? 55 के बराबर हो जाएगा। क्यों साथी? आपने भाई मार्केट प्राइस 100 माना, कास्ट प्राइस 100 का 76% 76 हो जाएगा। फिर साथी जो यहाँ पर छूट 5% की दिया है, तो इसका छूट का प्रतिशत निकालेंगे तो क्या होगा? 100 का 5% कितना होगा? 5 रुपया। उसके बाद साथी सेलिंग प्राइस हमें निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाभ उसके बिना निकलेगा नहीं, क्योंकि लाभ बराबर SP माइनस CP होता है। ये सभी तो छोटा छोटा बेसिक क्लियर आपको मालूम होगा। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है? मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य माइनस छूट, तो 100 माइनस 5 यानी 55 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से साथी क्या निकल के हमें मालूम हो चुका है, यानी प्रॉफिट बराबर क्या होता है? SP माइनस CP होता है। सेलिंग प्राइस साथी 95 हो चुका है, CP आपका हमने 76 निकाला है भाई। क्यों साथी? SP आपका 95, 5% की छूट के बराबर हमारा SP 95 आया। कास्ट प्राइस जो 76% यानी 100 का 76% 76 आ गया। तो प्रॉफिट यहाँ साथी हमें कितना हो गया? तो यहाँ से साथी 19 हो गया, है ना मेरे दोस्त। अब साथी जब आपको प्रॉफिट निकाला है, तो अब देखिए यहाँ पे 19/76 मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। यहाँ पे प्रॉफिट आपका 19, और यहाँ से आप सभी का कास्ट प्राइस, प्रॉफिट अपन कास्ट प्राइस हमेशा आप जानते हैं कास्ट प्राइस पे निकलता है प्रॉफिट। तो साथी 19 से कम 19, 1976, तो 4 का भाग 100 में देंगे तो यहाँ 25% आ जाएगा। तो साथी इस सवाल का 25% यानी ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बताइए। बिल्कुल नहीं। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करें, क्वेश्चन नंबर 26 को। 1/7, 2/5 और 3/13 का लघुत्तम समाप वर्त यानी LCM ज्ञात कीजिए। तो साथी 1/7, 2/5 और 3/13 का LCM बताइए कितना होगा? बताइए साथी 1/7, 2/5, 3/13 का LCM कितना होगा? जब साथी बटे का रूप आता है तो सबसे पहले LCM हम कैसे निकालते हैं? तो साथी सबसे पहले हम लोग ऊपर का LCM निकालते हैं, यानी अंश का, यानी साथी न्यूमरेटर का। तो 1/7, 2/5 और 3/13 जब साथी LCM का हमें पूछता है और बटे में देकर पूछता है, तो सबसे पहले हम ऊपर का क्या जो अंश होता है यानी जो न्यूमरेटर होता है, ऊपर का क्या होता है? न्यूमरेटर होता है, तो उसका सबसे पहले LCM निकाल लेते हैं। तो साथी 1, 2, 3 का LCM कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आसान है भाई, 1, 2, 3 का LCM कितना होगा? 6 होगा ना भाई। 1, 2, 3 का LCM तो आप सभी को मालूम है 6 होता है। फिर साथी नीचे का जो आपका हर होता है, यानी साथी आपका डिनोमिनेटर होता है जिसे आप हर बोलते हैं, तो 7, 15, 13 का हम क्या निकालते हैं? HCF निकाल लेते हैं। HCF या साथी आप GCD बोल सकते हैं। तो 7, 5, 13 का HCF कितना हो जाएगा? 1 ही होगा भाई, क्योंकि साथी HCF वही संख्या होती है जो पूरा तीनों संख्या काटे। देखिए 7, 5, 13 ये तो अपने आप में क्या है भाई? अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये तो केवल 1 और अपने आप से कटेंगे। तो 7, 5, 13 का HCF कितना होगा? 1 होगा। LCM कैसे निकालते हैं? HCF का भाग LCM से हम कर देते हैं। तो 1 का भाग 6 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी साथी 1/7, 2/5, 3/13 का LCM कितना होगा? 6 हो जाएगा। यही ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छोटा सा सवाल था भाई, हमेशा याद रखिए जब बट्टे का आप सभी से LCM पूछते सबसे पहले ऊपर का LCM निकाल लीजिए, नीचे का HCF निकाल लीजिए, जितना रहा HCF का भाग करा दीजिए LCM से। ओके मेरे दोस्त, बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई
अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? आयताकार का क्षेत्रफल को हम कैसे निकाल सकते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर से। लंबाई आपका 15 मीटर दे रखा है, चौड़ाई आपका 12 दे रखा है। 15 गुणे 12 कितना हो गया? 15 दहा में 150, 15 दूना 30, यानी 180 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि साथी m इंटू एम कितना होता है? m स्क्वायर होता है, आप सभी को मालूम होगा। यदि साथी m प्लस m होता तो 2m होता है। यहाँ पे साथ देखिए मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दे रखा है? जैसे देखिए 5 लड़कियां P, Q, R, S और T एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। यस और टी के बीच में केवल एक लड़की बैठी है। पी जो है आर के ठीक बाएं बैठी है। पी जो है यस की निकटतम पड़ोसी नहीं है। टी के दाएं से तीसरे स्थान पे कौन सी लड़की बैठी है? चलिए साथी ये सवाल को हल करिए भाई। ये सवाल कौन कौन हल कर सकता है? कौन कौन हल कर सकता है भाई? तो सर जी पहले कितने लोग को बैठाना है? एक वृत्ताकार मेज बना लेते हैं, इसका केंद्र हो गया। 5 व्यक्तियों को बैठाना, तो 4 खाना बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 लोग को बैठाना है। देखिए जो जो लाइन बोला है उसको पढ़ते जाएंगे, उसको हल करते जाएंगे। जैसे देखिए क्या सवाल बोला है? यस और टी के बीच में केवल एक लड़की बैठी है, यानी साथी यस और टी के बीच में केवल एक लड़की बैठी है। यह भी हमें मालूम नहीं कि कौन लड़की से यस और टी के बीच में बैठी है। ठीक है, एक लाइन कंप्लीट हो चुका। फिर देखिए सेकंड लाइन क्या दिया है? पी जो है ना वो आर के ठीक बाएं बैठा है, यानी साथी आर के ठीक बाएं कौन बैठा है? पी बैठा है। तो साथी मान लीजिए आर को हम यहाँ पे बैठा लेते हैं। आर को यहाँ बैठाएंगे तो आर का बायां साइड कौन होगा? लेफ्ट साइड कौन होगा? सर जी इधर ही होगा, क्योंकि आर यहाँ मान लीजिए आर आप हैं, तो आप जब इधर बैठेंगे और आपका चेहरा कौन है? केंद्र की ओर है, तो आपका राइट साइड इधर होगा, राइट साइड इधर होगा और लेफ्ट साइड इधर होगा। तो सर जी जो पी है ना वो आर के ठीक बाएं बैठा, तो हमने बैठा दिया। आर के जस्ट लेफ्ट साइड में पी बैठा है, तो वो भी लाइन क्लियर हो चुका। अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या बोला है? पी जो है ना वो यस की निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी साथी यस की निकटतम पड़ोसी ना पी नहीं है। तो हम साथी क्या बनाते? यहाँ पे यस का निकटतम पड़ोसी कौन है? पी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए यस का निकटतम पड़ोसी पी नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पे आ चुका है। यानी यस का दायां से दूसरे स्थान में बैठा है, राइट साइड से, यानी लेफ्ट साइड से दूसरे स्थान में पी बैठा है। तो यहाँ पे हम किसको बैठा लें? क्यों को बैठा लें, है ना साथी? क्यों यहाँ बैठा लें। अब सवाल हमसे क्या पूछा है? टी के दाएं से तीसरे स्थान पे कौन सी लड़की बैठी है? बताइए साथी। टी के दाएं से टी तो यहाँ पे देखिए बैठ चुका है। टी के राइट साइड से, दायां मतलब राइट साइड होता है, तो दाएं से तीसरे स्थान पे कौन सी लड़की बैठी है? पहला पे तो पी बैठा है, दूसरे पे आर बैठा है, तीसरे पे यस बैठा है। तो साथी टी के दाएं से तीसरे स्थान पे यस बैठी है, यानी इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत हो इस सवाल में बताइए। ओके मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकता है। 23 क्वेश्चन मार्क 89 177 353 705। तो साथी 23 है, उसके बाद भाई तुरंत देखिए क्वेश्चन मार्क दे दिया। 89 है, 89 के बाद 177 है, 177 के बाद 353 है, 353 के बाद साथी 705 है ना साथी। तो ध्यान से देखिए साथी, यहाँ पे तुरंत नंबर 23 दिया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो इसको हम पहले अभी हल नहीं करेंगे, पहले साथी हम 89 का रिलेशन 177 में देखते हैं। देखिए 89 दूना कितना होता है साथी, कोई बता सकता है? 89 दूना होता है 178, 178 में से एक को कम कर देंगे तो 177 आ जाएगा। फिर साथी 177 का दूना कितना होता है? 354 होता है, 354 में से एक को कम कर देंगे तो 353 हो जाएगा। उसी प्रकार साथी 353 का दूना कितना होता है? 706 होता है, 706 में से एक को कम कर देंगे तो 705 हो जाएगा। तो उसी प्रकार साथी 23 का दुगना कितना होता है? 46 होता है, और साथी 46 में जब अब एक को कम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका?
45 हो जाएगा, जो कि यही आपका आंसर तो हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए साथी ना, 45 का दुगना कितना होता है, 90 होता है। 90 में से जब आप एक को कम कर देते हैं तो आपका 89 हो जाता है, नहीं 89 हो जाता है। देखिए यहाँ पे 89 तो दिया है ना, इसका मतलब यही इसमें रिलेशन लगाया है, यानी 2 का दुगना कर रहा है, उसका -1 कर दे रहा है, 2 का मल्टीप्लाई कर रहा है, 1 कम कर दे रहा है, 2 का मल्टीप्लाई कर रहा है, 1 कम कर रहा है। तो इसी प्रकार साथी 23 का दुगना कितना होता है, 46। 46 में से 1 को कम करेंगे तो 45 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन से आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, बताइए किसी प्रकार का दिक्कत हो साथी बताइए। चलिए भाई, लास्ट क्वेश्चन आज के इस हल्के पेपर का क्या दे रखा है। एक निश्चित कूट भाषा में बेस्ट को 4 9 8 2 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और स्टेम को 6 4 8 9 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। इसी भाषा में बी के लिए कूट क्या होगा, बताइए साथी। जैसे बेस्ट है ना, BEST, बेस्ट का कोड कितना साथी, 4 9 8 2, और उसका साथी स्टेम का कोड कितना है भाई, 4 अक्षर है, उसके लिए 4 अलग अलग नंबर दिए हैं, 6 4 8 9। आप सभी से बी पूछा है, तो जब साथी सिंगल वर्ड पूछता है तो हम क्या करते हैं, दोनों में कॉमन देखते हैं। बेस्ट में तो साथी बी है, लेकिन स्टेम में बी नहीं है। जब साथी हमें बी कॉमन नहीं मिला तो अब हम सेकेंड मेथड पे जाएंगे। जो दूसरा मेथड है हमारा क्या करता है, जब कॉमन नहीं मिले तो एलिमिनेशन मेथड पे जाइए। एलिमिनेशन मेथड किस पे लगता है, जो कोड हुआ है नंबर पे। जैसे देखिए 4 इसमें है, 4 इसमें है, तो ये बी का कोड नहीं होगा 4। फिर साथी 9 इसमें है, 9 इसमें है, तो बी का कोड 9 नहीं होगा। फिर साथी देखिए 8 इसमें है, 8 इसमें, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए जिसमें बी है उसी में हमारा आंसर होगा। तो साथी देखिए 2 बचा है, बेस्ट में बी है, तो बेस्ट में कौन नंबर केवल बचा है, एलिमिनेशन मेथड के बाद केवल 2 बचा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बी का कोड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, तो फाइनली मेरे दोस्त यह 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अब बताइए साथी, आप सभी का इन 30 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा, तो बताइए साथी। वो भी एक क्वेश्चन गलत करने पे आप सभी को 1 नंबर काट लिया जाएगा, इसके अनुसार अपना स्कोर बताना है। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आपने पूरे 30 का 30 क्वेश्चन इसी क्लास में तैयार कर लिया होगा मेरे दोस्त, आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आ रही होगी। ओके मेरे दोस्त, तो आपको डेली क्लास लेना है, जो हम आपको लगातार क्लास एक दिन में 3-3 क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको बस यही 3 क्लास लेना है, अपना रिवीजन करते रहना है। ओके साथी, मंडे से लेकर सैटरडे तक क्लास लेना, और संडे को जो हम टेस्ट करवाते हैं उसके सारे क्वेश्चन को आप सभी को तैयार कर लेना है। ओके, तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना है। नोटिफिकेशन जैसे ऑन करेंगे तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास ही जाएगी। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते साथी 2 सितंबर को एक और नए क्लास के साथ, एक और नए दमदार सेशन के साथ, एक नए दिन की शुरुआत के साथ, एक जोश, एक उमंग के साथ। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।